देखिए पहले समझे चर्चा का विषय भारतीय संविधान का इतिहास। चर्चा का आज विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान का इतिहास। आज इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और मैंने बताया आपको बिल्कुल वही समझना, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है। आपको भारत की सबसे नंबर 1 जॉब की जरूरत है, आपको कलेक्टर बनना है, तो ये जान लें यूपीएससी भी जो है, जो भारत में जितने भी तैयारी करते हैं युवा, उनमें जो सबसे योग्य होता है उसका चयन, ठीक है। तो आपको सबसे योग्य बनना है, ठीक है। और पढ़ने के लिए जो टॉपिक बताया जाएगा आपको पहले से, आप उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप बाद में पूछें, तुरंत का तुरंत पूछें, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या ये है कि ये कोचिंग बिल्कुल निःशुल्क है, और आपके साथ आपको अगर टीचर नहीं पसंद आता है, ठीक है, कोई नहीं सही से पढ़ाता है, आप तुरंत उसकी शिकायत करें, ठीक है। परंतु आप पढ़े मन से, ठीक है। देखें भारतीय संविधान का इतिहास, और भारतीय संविधान का जब हम इतिहास पढ़ते हैं, संविधान हमारा बना कैसे बना, ठीक है। तो संविधान जब हमारा बना तो उससे पहले हमको जानना ही चाहिए कि हमारे देश पर शासन करने वाले कौन थे, ठीक है। अंग्रेज शासन करने वाले थे, अर्थात कहें यूरोपीय देश के लोग थे, ठीक है। अगर कहें मुख्य रूप से तो कौन था, ठीक है, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड के द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी, ठीक है। कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, शासन ब्रिटिश क्राउन करता है। कौन करता है? ब्रिटिश क्राउन करता है। ब्रिटिश क्राउन कब से, क्राउन ने शासन कब से किया? 1800, ठीक है, 1858 से ब्रिटिश क्राउन ने शासन किया, ठीक है। अब जब क्राउन शासन कर रहा था तो क्राउन वैसे ही शासन कर रहा था जैसे शासन जो विधियां इंग्लैंड के लिए बनती थी, वैसे विधियों का निर्माण भारत के लिए किया जाता था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जानना चाहिए इंग्लैंड में कैसे शासन होता है, ठीक है। उसी प्रकार धीरे धीरे हमारे संविधान का क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। तो इंग्लैंड में राजतंत्र है। क्या इंग्लैंड में आज भी राजतंत्र है? इंग्लैंड में आज भी राजतंत्र है। तो इस समय वर्तमान में राजा कौन है, ठीक है। वर्तमान में राजा कौन है? चार्ल्स तृतीय। वर्तमान में राजा कौन है? चार्ल्स तृतीय। समझिए जरा, बात करते हैं 1600 के आसपास, ठीक है। 1600 के आसपास बात करते हैं तो यहाँ एक महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ का समय था 1558 से लेकर के 1603 तक, ठीक है। एलिजाबेथ का समय था 1558 से लेकर के 1603 तक। एलिजाबेथ का जो कार्यकाल था, पता है, स्वर्ण काल बोला जाता है, स्वर्णिम काल है। जैसे नहीं तुम पढ़ते हो अकबर को, जैसे गुप्त काल पढ़ते हो, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, और उसी प्रकार जो है महान अकबर के काल को भी स्वर्णिम काल कहा जाता है। उसी प्रकार एलिजाबेथ के काल को क्या कहा जाता था? स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। जो एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ के समय की बात करते हैं। एलिजाबेथ के बाद में शासक कौन बनता है, तुमने पढ़ा है, ठीक है। जेम्स प्रथम के बाद में शासक बनता है चार्ल्स प्रथम, और चार्ल्स प्रथम के बाद में चार्ल्स द्वितीय। शायद चार्ल्स द्वितीय का नाम तुमने सुना होगा, चार्ल्स द्वितीय, हाँ जितेंद्र, चार्ल्स द्वितीय ने कैथरीन के साथ शादी की, मुंबई दहेज में दिया गया, ये चार्ल्स द्वितीय है, यह याद रखना, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय इधर। तो जो एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ की मृत्यु कब हुई? 1603 में। अच्छा, एलिजाबेथ के समय में हमारे यहाँ शासक कौन था? अगर भारत में शासक की बात करें, भारत में शासक अकबर, बिल्कुल सही।
भारत में शासक कौन है? अकबर है। अच्छा, अकबर की मृत्यु कब होती है? 1605। ठीक है, अकबर की मृत्यु होती है 1605 को। ठीक है, तो एलिजाबेथ ने क्या किया? एलिजाबेथ ने सोचा जो व्यापार किया जाए। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ के समय की बात है, एक थे लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर ने पता है 217 लोग थे, 217 लोगों का एक समूह बनाया और पूंजी थी 30,133 पाउंड। पूंजी के साथ एक कंपनी की स्थापना की। ठीक है, एक कंपनी की स्थापना की किसने? लॉर्ड मेयर ने। और कितने भागीदार थे? 217 लोग। पूंजी कितनी थी? 30,133। ठीक है, इधर तो इस पूंजी के साथ जैसे कंपनी की स्थापना की तो कंपनी को जो वैधानिक रूप दिया गया वो वैधानिक रूप दिया गया। ठीक है, राजलेख या चार्टर एक्ट 1600 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1600 के द्वारा। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? इस एक्ट के द्वारा इसे वैधानिक रूप दिया गया। इसे महारानी मतलब एलिजाबेथ ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। तब की 31 दिसंबर 1600 को अपना वैधानिक रूप प्रदान किया, अर्थात सिग्नेचर किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, 31 दिसंबर 1600। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600। किसने की? ठीक है, किसने की? महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, अगर पूछा जाए किस राजलेख के द्वारा हुई तो राजलेख अर्थात चार्टर एक्ट 1600 के द्वारा। ठीक है, अर्थात 1600 के द्वारा। ठीक है, अभी नोट ना करें, अभी समझे थोड़ा, 2 मिनट समझे, अभी हम लोग करा देंगे। ठीक है, जैसे ही कंपनी की स्थापना हुई तो कंपनी के लिए कुछ कानून थे और कानून में कहा गया कि 15 वर्षों के लिए, ठीक है, 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया गया। व्यापार का एकाधिकार 15 वर्षों के लिए दिया गया। व्यापार किया जाएगा और इसका एकाधिकार दिया जाता है कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर जरा एक बात समझे, मैंने कहा चर्चा करते हैं आज भारतीय संविधान के इतिहास की। अगर हमें अपने संविधान के इतिहास की जानकारी रखनी है तो हमें अंग्रेजों के विषय में जानना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। जब उन्होंने हम पर शासन किया तो हम अंग्रेजों के विषय में जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? ईस्ट इंडिया कंपनी से करनी चाहिए। ठीक है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड में राजतंत्र है और वहाँ एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इंग्लैंड में राजतंत्र है तो वहाँ एक रानी थी जिनका नाम था महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ का समय था 1558 से लेकर के 1603 तक। ठीक है, इनके काल को स्वर्णिम काल की संज्ञा दी जाती है। जैसे अकबर के काल को स्वर्णिम काल की संज्ञा दी जाती है, उसी प्रकार महारानी एलिजाबेथ के काल को भी स्वर्णिम काल की संज्ञा दी जाती है। महारानी के बाद में जेम्स प्रथम बने, फिर चार्ल्स प्रथम बने, चार्ल्स द्वितीय बने, फिर जेम्स द्वितीय बने। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने विवाह किया था कैथरीन के साथ में, जब उन्हें जो है बम्बई जो है दहेज में मिला। ठीक है, वर्तमान में तुमसे पूछा जा सकता है वर्तमान में इंग्लैंड का जो राजा है वो कौन है? चार्ल्स तृतीय। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर होता क्या है, महारानी के समय में एक राजलेख आता है। राजलेख ऐसे आया क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में 217 लोग इकट्ठा हुए और उनके पास जैसे कोई कंपनी होगी तो पूंजी भी होगी। जैसे तुम जानते हो आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उस समय उसके पास पूंजी कितनी थी? आरबीआई की स्थापना के समय उसके पास पूंजी कितनी थी? राजा, आरबीआई की स्थापना के समय पूंजी कितनी थी? बताओ, नहीं पता? ठीक है, 500 करोड़।
ठीक है, इधर 500 करोड़। तो लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में 217 लोगों ने, ठीक है, पूंजी कितनी थी, 30,133 पाउंड के द्वारा जो है एक कंपनी की स्थापना की गई। तो स्थापना में महारानी ने स्वीकृति प्रदान की 31 दिसंबर 1600, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600। अच्छा, 15 वर्षों का व्यापार का एकाधिकार दिया गया। एकाधिकार समझते हैं, आपका ही अधिकार, ठीक है। जैसे एकाधिकार का मतलब क्या है, जैसे बताएं, डॉक्टर नहीं तो अपनी दवाइयाँ मतलब मंगाता है, अपने ही लिखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जैसे थोड़ी देर के लिए समझो ना, जैसे तुम अपने गांव में कोई चीज़ बेचते हो, लोग बाहर से नहीं खरीदते हैं, सिर्फ आपसे ही खरीदते हैं, बाहर से नहीं खरीद सकते हैं। और आप केवल अपना अकेले, समझे, उसका रेट जितना चाहो निर्धारित करो। आजकल एमबीबीएस डॉक्टर को यही कर रहे हैं। बिल्कुल, वो जहाँ चाहते हैं जैसे मंगवाते हैं। तो यहाँ पर क्या, 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया, ठीक है। अच्छा, भारत की बात कर ले, उस समय भारत में क्या है, अकबर शासक थे, ठीक है। अकबर के बाद कौन शासक बना, जहांगीर। जहांगीर के बाद में शाहजहां। शाहजहां के बाद में बताएं, औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद कौन शासक बनता है, औरंगजेब। इधर इनके समय की घटना क्या हुई, अकबर के समय केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब भारत आए, ठीक है, तो जो लेटर लिख करके लाए थे ना, वो लेटर किसके नाम का था, ठीक है, वो अकबर के नाम का था। जब भारत आते हैं, भारत कब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, ठीक है, 1608 को, ठीक है। कब आते हैं, 1608 को। तो उस समय शासक कौन था, जहांगीर, ठीक है। तो ये लोग, पता है, ये लोग जैसे गुजरात आए, अब ये भी पूछा जाता है इतिहास की क्लास में, तो बताया जाएगा किस जहाज से आए, ठीक है। हेक्टर जहाज था, हेक्टर के पीछे रेड ड्रैगन था। तो जैसे भारत आए, भारत आने के बाद जो है जहांगीर से मुलाकात हुई। तो जहांगीर से मुलाकात हुई तो जहांगीर ने कहा, ठीक है, वो तो पहले से पुर्तगालियों से परेशान था कि जाओ सूरत में कंपनी खोलो जा करके, ठीक है। तो ये सूरत जाते हैं, सूरत में फिर विवाद होता है, फिर मना हो जाता है, फिर मछलीपट्टनम में कंपनी खोलते हैं, फिर भटकते रहते हैं। फिर ये 1613 ईस्वी में अपनी एक स्थायी कंपनी कहाँ खोलते हैं, ठीक है, सूरत में, ठीक है। जहांगीर के समय की बात कर रहे हैं, तो ये कंपनी खोल लेते हैं। अच्छा, कंपनी का मतलब क्या था, कंपनी का मतलब जैसे नहीं, अभी तुम देखते हो नमकीन बनाने की फैक्ट्री या कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, ऐसा कंपनी का मतलब नहीं था। कंपनी का मतलब था, ये लोग जहाँ रहते थे, ठीक है, जैसे आए रहे, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे भारत से जो खरीदते थे उसे रखते थे, अर्थात कहें उनका व्यापारिक के केंद्र था। वहाँ पर किसी का विनिर्माण नहीं करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जहांगीर के समय में अनुमति मांगी, ठीक है, हम आएंगे, रहेंगे, व्यापार करेंगे, चले जाएंगे। तो ये रहने लगे, ठीक है। फिर इनकी बात हुई जहांगीर से कि ऐसा है, भारत में बहुत ज़्यादा लुटेरे वगैरह हैं, ठीक है, बड़ा दिक्कत होती है, हमको थोड़ा उस जहाँ पर रहते हैं ना, वहाँ पर दीवार वगैरह बनाने दीजिए, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना किला बना लिया, धीरे धीरे दीवारें बना ली, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, वहीं पर सेना वगैरह रखने लगे, ठीक है, तोपें वगैरह लगवा दी। जैसे तुम्हारे पास साधारण सी बंदूक है और वो AK-47 लेकर के बैठा है, तो तुम क्या कर सकते हो। तो इन लोगों ने क्या किया, आधुनिक हथियार लेकर के आए, वो भी साथ साथ किनारे किनारे लगा दिया, ठीक है। जैसे लगाने लगे, समय आया शाहजहां का, जब शाहजहां का समय आया तो शाहजहां ने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये लोग क्या, ये लोग जहाँ रहते थे एक किला बना करके रहने लगे, दुर्ग बना दिया, ठीक है, दुर्ग बनाया, वहाँ पर तोपें वगैरह लगवाने लगे, सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा, ठीक है। तो वो जो कार्य इन्होंने किया उसी को क्या कहते थे, हाँ, इनकी एक कंपनी है, ठीक है, इनकी एक कंपनी है, जहाँ पर ये भारत से रॉ मटेरियल खरीदते थे और रॉ मटेरियल, ठीक है, कहाँ, इंग्लैंड भेजते थे, ठीक है। होता क्या है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, एकाधिकार मिल गया 15 वर्षों के लिए, फिर एक एक्ट आता है राजलेख 1726 का, राजलेख 1726 का। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया भारत में 3 प्रेसिडेंसियां बनाई जाएगी,
बंगाल, बम्बई और मद्रास। एग्जाम में पूछा जाता है भारत में सबसे पहली प्रेसिडेंसी कौन थी? भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहली प्रेसिडेंसी कहाँ को ली? बंगाल। हाँ जी देखिए, मद्रास। अगर तुमसे पूछे भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले प्रेसिडेंसी कहाँ खोली? पता है कहाँ खोली? मद्रास। मद्रास इसका उत्तर होगा। बंगाल और बंबई गलत। ठीक है, प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई और ये अपने लिए क्या करने लगे? विधियों का निर्माण करने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे देश में? हमारे देश में धीरे धीरे अंग्रेजों के हस्तक्षेप बढ़ते गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक युद्ध जीता। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। किसके किसके बीच में हुआ? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव अर्थात अंग्रेजों के बीच में हुआ। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो है हार गए और अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुआ। अच्छा, इसके बाद एक युद्ध हुआ। ठीक है, नहीं, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध हुआ 1700। ठीक है, बेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ? हाँ बिल्कुल, डच व अंग्रेज फ्रांसीसी। हाँ, डचों का आंतरिक रूप से बदल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1700 नहीं, 1760। बांडीवास का युद्ध हुआ और बांडीवास के युद्ध में किसके बीच में? फ्रांसीसी व अंग्रेज। और इसमें विजय किसको प्राप्त हुई? अंग्रेजों की। ठीक है, फिर उसके बाद अगले साल प्लासी का तृतीय युद्ध हुआ। कब हुआ? 1761। प्लासी का तृतीय युद्ध। ठीक है, तो इस युद्ध में नहीं, प्लासी नहीं, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। और पानीपत के तृतीय युद्ध में, ठीक है, 1761 किसके बीच में हुआ? क्या? अफगान व मराठा। और इसमें विजय किसे मिली? अफगान को। ठीक है, इसके बाद में युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध में क्या हुआ? किसके बीच में हुआ बक्सर का युद्ध? बताओ। अंग्रेज व मीर कासिम और कौन था? अवध सुजाउद्दौला और कौन था? ठीक है, नहीं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। तो इधर मैंने बताया 1726 में अब अंग्रेजों ने हमारे देश में क्या बना लिया? प्रेसिडेंसी बना ली। ठीक है, प्रेसिडेंसी बनाई और सबसे पहली प्रेसिडेंसी एग्जाम में पूछी जाती है। प्रथम प्रेसिडेंसी कौन थी? मद्रास। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। कुछ समय के बाद में प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में, ठीक है, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गया। ठीक है, हार गया। कुछ समय के बाद मीर जाफर के, ठीक है, परिवार के कुछ सदस्यों ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? युद्ध हार जाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को लगता है, क्या लगता है कि भारत के साथ व्यापार करना ही क्या है? भारतीयों पर शासन किया जाना चाहिए। भारतीयों पर हमें क्या करना चाहिए? शासन करना चाहिए। इधर उसके बाद क्या हुआ? बेदरा का युद्ध हुआ और बेदरा के युद्ध में, इधर बेदरा के युद्ध में क्या हुआ? डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ और डच का एक
तरीके से उन्मूलन हो गया भारत में, ठीक है। डच भारत में क्या हो गया, समाप्त हो गया, डचों ने भारत छोड़ दिया। उसके बाद बांडीवास का युद्ध हुआ 60 में, ठीक है, 1760 में, और फ्रांसीसी व अंग्रेजों के बीच में हुआ, और इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसियों का एक तरीके से अंत हुआ, ठीक है। अगला देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, अफगान और मराठों के बीच में हुआ। समझिए इधर किसके बीच में होता है, अफगान और मराठों के बीच में होता है, अफगान व मराठा। समझिए इधर, यहां पर अगर देखें ना, मुगल, उस समय मुगल अपनी सेना नहीं रखते थे। मुगलों की सेना कौन थी, मराठों की सेना, ठीक है। अर्थात कहें मराठे उस समय मुगलों के लिए सेना का कार्य करते थे, ठीक है। तो एक तरीके से मराठा हार गए, मुगल तो पहले विकलांग थे। तो इस युद्ध के द्वारा जो फायदा मिला वो किसे फायदा मिला, अंग्रेजों को मिला। मुख्य रूप से किसे फायदा मिला, अंग्रेजों को फायदा मिला। इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध में क्या होता है, बक्सर के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज है, एक तरफ मीर कासिम है, सुजा अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, ठीक है, शाह आलम द्वितीय है, ठीक है, जो मुगल बादशाह, ठीक है। तो बक्सर के मैदान में जब युद्ध हुआ, तो जब ये लोग हार गए, ठीक है, हार जाने के बाद तो एक संधि होती है जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि 1765 में, ठीक है, अगस्त 1765 में हुई। इस इलाहाबाद की संधि में दो संधियां हुई, एक तो सिराजुद्दौला के साथ हुई, एक शाह आलम द्वितीय के साथ में हुई, अंग्रेजों ने की। और इस संधि के द्वारा पता है अंग्रेजों ने भारत के राजस्व के कार्यों में दखल देना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने भारत के राजस्व के कार्यों में दखल देना शुरू कर दिया, समझे। यही से अगर तुमसे पूछा जाए भारत में अंग्रेजों ने अधिपत्य किया कंपनी के माध्यम से, तो मुख्य रूप से कब अधिपत्य किया, पूर्ण रूप से, ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के दौरान, ठीक है, बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई, ठीक है। तो यहां से इन्होंने कब किया, 1765 के दौरान, ठीक है। इलाहाबाद की संधि एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इलाहाबाद की संधि कब हुई, ठीक है। और यह भी पूछा जाता है बक्सर के युद्ध में किसने किसने भाग दिया, ठीक है। कोई दिक्कत याद है बताएं। इसके बाद क्या होता है, कंपनी के कर्मचारी व्यापार करते रहते हैं और अच्छा खासा व्यापार में फायदा होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने मांग कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्या कहा, हमको और पैसा चाहिए, हमको और पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, भारत में हम रह रहे हैं, हमको अन्य खर्चे हैं। तो उस समय क्या हुआ कि लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, एक समिति का गठन किया जिसका नाम था गुप्त समिति, और गुप्त समिति की जो सिफारिशें आई, उस सिफारिशों के आधार पर कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आया जिसे क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी एक्ट के द्वारा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, किस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। अभी तक नहीं सुना होगा तुमने, किस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, तो क्या कहेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है, 1773 में, क्या विश्व जगत में कोई घटना घटित हुई थी, विश्व जगत में कोई घटना घटित हुई थी? हाँ बिल्कुल सही है, क्या हुआ था, बोस्टन टी पार्टी, दिसंबर 1773, बोस्टन टी पार्टी, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। देखिए, भारतीय संविधान का इतिहास 2-4 पॉइंट लिख ले। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600। महारानी लिख ले, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ की मृत्यु लिख ले कब हुई थी, 1603 में। अगला पॉइंट लिखे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था, अकबर।
लिख लिया। फिर लिखें 1726 का राजलेख या चार्टर एक्ट। 1726 का राजलेख या चार्टर एक्ट लिख ले। 3 प्रेसिडेंसियां बनी, बम्बई, बी से बम्बई, बी से बंगाल और एम से मद्रास। 3 प्रेसिडेंसियां बनी, बम्बई, बंगाल, मद्रास। बम्बई, बंगाल और मद्रास, ठीक है। लिखे प्रेसिडेंसी अपने लिए विधियों का निर्माण करती थी। आगे लिखे प्लासी का युद्ध 1757, बेदरा का युद्ध 1762, वांडीवास का युद्ध 1760, फिर लिखे उससे पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, फिर बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। फिर लिख लिया, फिर नोट कर लें इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765, ठीक है। हेडिंग डाले रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट 1773। जरा समझिए इधर, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773, जरा समझे इधर, उसके बाद नोट करना। देखिए इस समय ब्रिटेन का पीएम था लॉर्ड लार्क, ठीक है, प्रधानमंत्री थे लॉर्ड लार्क। और इन्होंने क्या किया? एक समिति का गठन किया। इन्होंने एक समिति का गठन किया और समिति का नाम था गुप्त समिति। और इस समिति ने जो सुझाव दिए और सुझाव के आधार पर ही, ठीक है, सुझावों के आधार पर ये एक्ट लेकर के आए, एक एक्ट लेकर के आए कि अब हम कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट लेकर के आए। अगर इस एक्ट के कार्य पूछे जाए, कार्य क्या था, तो कहे कंपनी पर नियंत्रण था, ठीक है, कंपनी पर नियंत्रण था। जैसे तुम कभी काम करने के लिए बाहर चले जाते हो, ठीक है, मान लो तुम चाइना चले गए, या चाइना छोड़ना, तुम चले गए बेंगलुरु चले गए, ठीक है, वहीं रहने लगे, ठीक है, अपने अनुसार जो तुमने चाहा, शादी भी अपने अनुसार कर ली, ठीक है, तुम्हारा मन जैसा है वैसा करने लगी। तो घर वाले क्या कहते हैं, ये तो बड़ा आज़ाद हो गया है, इस पर कंट्रोल करना चाहिए, यहाँ भी कंट्रोल होना चाहिए और बेंगलुरु में भी होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से कंपनी पर कंट्रोल कहाँ था, नियंत्रण इंग्लैंड में भी होगा, ठीक है, इंग्लैंड में भी होगा और भारत में भी कंपनी पर नियंत्रण होगा, ठीक है। नियंत्रण करने के लिए ये तो बनाया गया था एक्ट, ठीक है। अच्छा, भारत के लिए पहली बार लिखित विधियों का शुरुआत की थी। देखिए ना, अगर संविधान है, इंग्लैंड का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान, ठीक है। यहाँ पर क्या था, लिखित विधियों की शुरुआत की, ठीक है। भारत के लिए कैसी विधियों की शुरुआत की? लिखित विधियों की शुरुआत की, ठीक है। देखिए, तो हमारे देश के लिए लिखित विधियों की अंग्रेजों ने शुरुआत की। और सबसे पहले क्या कहा, पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, जनरल होगा,
जो बंगाल का गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, गवर्नर जनरल होगा। अगर तुमसे पूछा जाता है एग्जाम में पहला प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन बना? वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग बना। ये वारेन हेस्टिंग समझिए इधर, हाँ इधर, ये वारेन हेस्टिंग जो था ना, कंपनी में एक क्लर्क की नौकरी करने के लिए भारत आया, कंपनी में एक क्लर्क की नौकरी करने के लिए भारत आया, और कलकत्ता में एक वो था कासिम बाजार, ये कासिम बाजार का पता क्या है, कासिम बाजार का अध्यक्ष चुना गया, और उसके बाद में ये धीरे धीरे अपने कार्यों से लोग इससे प्रभावित हुए तो ये बंगाल का गवर्नर बना। अगर तुमसे पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, ठीक है, तो कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। और उसी समय ये आदेश आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट आ गया कि बंगाल का जो गवर्नर है वो बंगाल का क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा। तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अगर तुमसे पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। ये सोचो, ये क्लर्क की नौकरी करने आया था, और क्लर्क की नौकरी करने के बाद इसे पता है ये क्या पद मिला? बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद इधर ये भी कहा गया जो अन्य प्रेसिडेंसियां हैं, बम्बई व मद्रास के गवर्नर किसके अधीन आएंगे? अधीन आएंगे किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल का, ठीक है। ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा इसी के अधीन कौन रहेगा? ठीक है, मद्रास और बंबई के गवर्नर इसी के अधीन रहेंगे, ठीक है। ये बात कही गई। अच्छा, जैसे हमने आपको भेज दिया, जाओ तुम, ठीक है, रसिया में नौकरी करो जा करके। तुम रसिया में नौकरी करने गए, तुम्हारी लैंग्वेज हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, रसियन लोग रसियन बोलते हैं, जैसे चाइना गए मंदारिन बोलते हैं, ठीक है, आपकी अन्य लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो आप क्या करते हैं? बैठे रहेंगे भाई। आप 8 घंटे की ड्यूटी, वहाँ हो सकता है 6 घंटे की ड्यूटी हो, आपने 6 घंटे की ड्यूटी की। ड्यूटी करने के बाद आपका परिवार, पूरा गांव क्षेत्र, सब समाज आपका यही है, ठीक है। आप कितने घंटे सोएंगे? 8 घंटे सोएंगे, नींद ही नहीं आएगी। 8 घंटे सोने के बाद देखिए 6 घंटे की ड्यूटी की, 8 घंटे की ड्यूटी की, 8 घंटे सोए, ठीक है, 16 घंटे हो गए, तब भी 8 घंटे बच गए। क्या करेंगे आप? ठीक है, आपको लगेगा कोई न कोई हमें व्यापार शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे भारतीय जाते हैं बाहर, भारतीय जाते तो धनाढ्य हो जाते हैं। धनाढ्य क्यों हो जाते हैं? समाज मिलता नहीं पैसा। जैसे गांव में देखो ना, जाकर के लोग खेती करते हैं और ज्यादातर एक जगह झुंड बना के बैठे रहते हैं, ठीक है, बातें करते रहते हैं। वहां क्या था? वहां मिला नहीं, और पावर तो खूब है, कार्य करने की क्षमता। उन्होंने कहा ठीक है चलो काम करते हैं, काम करना शुरू कर दिया, धनाढ्य बन गए, ठीक है। तो मेहनत के बल पर व्यक्ति सब कुछ बन सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ? धनाढ्य बन गए। तो इसी प्रकार कंपनी के जो कर्मचारी थे भारत आते थे, और भारतीयों से पता क्या करते थे? अरे ठीक है, कंपनी का काम कर रहे हैं, अपना निजी व्यापार कर रहे हैं, अपना खुद का निजी व्यापार शुरू कर दिया, ठीक है। उसके साथ साथ पता भारतीयों से रिश्वत लेना शुरू कर दिया। रिश्वत, अच्छा, रिश्वत के बहुत से तरीके हैं। रिश्वत एक लेते हैं तो रिश्वत बंद कर दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम हमको गिफ्ट दे देना, ठीक है, तुम्हारा ये कार्य कर देंगे, तुम हमको गिफ्ट दे देना, सबके सामने आना, कह देना हम आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो रिश्वत तो नहीं है। आप हमारे यहाँ आना ऑफिस में और हमसे कहना कि ऐसा है, आप ये हमारा काम हो गया, आप बहुत अच्छे हैं, हम आपको 1 लाख रुपए का गिफ्ट देते हैं, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा ये भी बंद किया गया, आप न तो रिश्वत लेंगे, न तो आप उपहार लेंगे, न तो किसी भारतीय से आप उपहार लेंगे, न तो रिश्वत लेंगे, न तो आप अपना निजी व्यापार करेंगे, ठीक है। इसी में कहा गया एक कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी, और यह उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774, ठीक है।
ये याद रहे, ये तुम्हारा उच्चतम न्यायालय नहीं है। कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई वो आज का तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ठीक है। इसमें पहला चीफ जस्टिस कौन बना? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इसके चीफ जस्टिस बने। एग्जाम में खूब पूछा जाता है। हाइट चाइल्ड रिमाइंडर्स 3 अन्य न्यायाधीश बने। हाइट चाइल्ड रिमाइंडर्स 3 अन्य न्यायाधीश इसके बने, ठीक है। यह भी कहा गया कंपनी में जो होंगे, कंपनी में क्रम होगा। देखिए सबसे पहले गवर्नर, फिर क्या होगा? उप गवर्नर, फिर क्या होंगे? सदस्य होंगे। और सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 14 निर्धारित की गई थी। 24 निर्धारित की गई थी। सदस्य कितने होंगे? 24 सदस्य होंगे, ठीक है। और ये अपना कार्य करेंगे, परिषद अपना कार्य करेंगे। अच्छा, ये भी कहा गया था गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी, अभी समझो इधर, गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी, ठीक है, उसमें राजस्व संबंधी वाद नहीं सुने जाएंगे। राजस्व के संबंध में वाद, उसमें निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये सब बातें कही गई थी, किस एक्ट में कही गई थी? रिफ्लेक्टिंग एक्ट में। नोट कर लीजिए, 1773 ईस्वी का रिफ्लेक्टिंग एक्ट। प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने एक समिति का गठन किया जिसे कहते हैं गुप्त समिति। लॉर्ड नॉर्थ ने एक समिति का गठन किया जिस समिति का नाम था गुप्त समिति, ठीक है। इसकी सिफारिशों के आधार पर कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, कंपनी पर भारत व इंग्लैंड में नियंत्रण करने के लिए, देखिए एक एक शब्द नोट करें उसे, क्योंकि यही काम का है। अगर तुम्हें बिल्कुल वही छोटे एग्जाम देने तो पॉइंट बाइज पॉइंट हो जाता है। कंपनी पर भारत व इंग्लैंड में नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। कंपनी पर भारत व इंग्लैंड में नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। नोट करें, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। यहीं पर ब्रैकेट में लिख रहे, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। इस एक्ट में कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य होंगे। देखिए, कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे। न तो भारतीयों से रिश्वत लेंगे, न ही उपहार देंगे। देखिए, बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी भी बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी भी बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी भी बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी भी, ठीक है, इसी के अधीन
इसी गवर्नर जनरल के अधीन आती थी। देखिए, इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। और सबसे इंपॉर्टेंट लगा ले, ये पूछा जाएगा, इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। अगला पॉइंट लिखे, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अच्छा, इसी समय हमारे देश की जो राजधानी थी, वो राजधानी कहाँ बनी? नई दिल्ली, वो कलकत्ता। इसी समय राजधानी कहाँ बनी? कलकत्ता। और कलकत्ता के बाद में राजधानी क्या बनी बताएं? कलकत्ता के बाद राजधानी क्या बनी? नोट करें राजधानी जरा। देखिए, 1773 में राजधानी क्या थी? कलकत्ता। ठीक है। अब इसी समय देखें इधर, पहले देख लीजिए, 1858 में एक नवंबर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो राजधानी इलाहाबाद से फिर राजधानी कहाँ चली गई थी? फिर कलकत्ता। इधर देखिए, 1911 में केवल अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है। राजधानी क्या रहेगी? दिल्ली। और 1912 में राजधानी क्या बन गई? दिल्ली। 1927 में अनाउंसमेंट हुआ, राजधानी क्या होगी? नई दिल्ली। और 13 फरवरी 1931 में राजधानी क्या बन गई? नई दिल्ली। और 69वां संविधान संशोधन 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया। राष्ट्रीय राजधानी। क्या बन गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। जरा देखिए इधर, 1773 में राजधानी कलकत्ता, एक दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था, कहते हैं एक बार राजधानी एक दिन के लिए बनी, फिर कलकत्ता। 1911 में जॉर्ज पंचम आए तो राजधानी अनाउंसमेंट किया गया कि राजधानी क्या होगी? कलकत्ता से दिल्ली। 1912 में राजधानी क्या बन गई? दिल्ली। ठीक है। 1927 में फिर घोषणा हुई, राजधानी क्या होगी? नई दिल्ली। ठीक है। 13 फरवरी 1931 में राजधानी क्या हो गई? नई दिल्ली। ठीक है। 69वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया कब? 1991। देखिए, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। हाँ, इधर
इधर देखें। अब उसके बाद क्या था, एक एक्ट आता है जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। इसे क्या कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। लिखे, नोट करें, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अगला एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखिए, इस एक्ट के द्वारा रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर किया गया। इस एक्ट के द्वारा रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर किया गया। रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर किया गया। नोट कर लें, BBM में क्या जोड़ दिया गया, यू। और यू का मतलब क्या था, बिहार, और बिहार प्लस क्या था, ओडिशा। बिहार प्लस ओडिशा, बिहार प्लस ओडिशा। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा क्या किया गया था, ठीक है। BBM में क्या जोड़ दिया गया, यू से मतलब क्या है, बिहार और उड़ीसा को भी जोड़ दिया गया था प्रेसिडेंसी क्षेत्र में, ठीक है। और इसके द्वारा रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर किया गया था, ठीक है। अब लिखिए अगला, पिट्स इंडिया एक्ट। ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, 1784, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, नोट करें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखा, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784। इधर होता क्या है, 1783 की घटना है। इधर 1783 इंग्लैंड की बात करें तो समझिए। इधर 1783 में यहाँ पर सरकार है लॉर्ड नॉर्थ की। लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिली जुली सरकार है, ठीक है। और ये एक एक्ट लाते हैं जिसका नाम है डंडास अधिनियम। समझिए, इधर लॉर्ड नॉर्थ की सरकार है, लॉर्ड फॉक्स की मिली जुली सरकार है। और एक एक्ट लेकर के आते हैं कब, 1783 में। और एक्ट का नाम है डंडास अधिनियम, ठीक है। और डंडास अधिनियम जैसे ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, और पेश किसने किया, लॉर्ड नॉर्थ ने। जैसे पेश किया गया, ब्रिटिश संसद चर्चा कर रही थी, और क्या हुआ, बहस हुई, मतभेद हो गया, सरकार गिर गई। सरकार गिर गई तो बिल पास ही नहीं हुआ। सरकार गिर गई तो बिल पास नहीं हुआ। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री बने, ठीक है। PM कौन बना, पिट्स। और पिट्स जो एक्ट लेकर के आए उसे क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। इसे क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। पिट जो एक्ट लेकर के आए उसे क्या बोला जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है। अब समझिए, इधर पहले नोट करने से पहले समझ लो, किताबें भी बताएंगी ये सब कुछ, ठीक है। जो पिट एक्ट लेकर के आए उसे पिट इंडिया एक्ट कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, किस मामले में कौन सा भारतीय मामला था जिसमें ब्रिटिश संसद विचार कर रही थी और वहां की सरकार गिर गई, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, डंडास अधिनियम, ठीक है। और ये पहला व अंतिम मामला है भारत के संदर्भ में, पहला व अंतिम मामला अभी तक के लिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ठीक है, यह पिट्स इंडिया एक्ट कहता क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट कहता क्या है। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था, और यहाँ पर क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले ही था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्य कर दिया गया सीमित। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या दे दिया गया, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
व्यापारिक कार्य दे दिए गए और इन्हें राजनैतिक प्लस सैन्य प्लस विदेशी मामले के लिए। राजनीतिक, सैन्य, विदेशी मामले मतलब भारतीय रियासतों के साथ समझौता करें, बढ़िया व्यवहार रखें, अगर आवश्यकता समझी जाए तो युद्ध भी करें। ठीक है, ये दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या रह गया? व्यापारिक मामले। अर्थात कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। नोट करें, देखिए 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, 1783 में डंडास अधिनियम आया, डंडास अधिनियम, और इस अधिनियम के द्वारा ये अधिनियम जब ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, ये अधिनियम जब ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, ये अधिनियम जब ब्रिटिश संसद में पेश किया गया तो ब्रिटेन की सरकार गिर गई, तो ब्रिटेन की सरकार गिर गई, ब्रिटेन की सरकार गिर गई। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री बने, इसके बाद फिर प्रधानमंत्री बने और उनके द्वारा फिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, उनके द्वारा फिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। देखा, देखिए इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, जिसका कार्य राजनीतिक था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, जिसका कार्य राजनीतिक कार्य था। देखा, देखिए तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को केवल व्यापारिक कार्य दिए गए, केवल व्यापारिक कार्य दिए गए। अब हेड डालें 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम सही है। अरे विंडो खोल दो। हाँ, इधर नोट करें 1786 का अधिनियम। अच्छा इधर क्या होता है समझिए इधर। अच्छा अमेरिका आजाद हुआ, कब आजाद हुआ अमेरिका? 4 जुलाई 1776। इधर अमेरिका आजाद हुआ, उस समय अमेरिका में अगर इंग्लैंड का कोई प्रमुख था जो देख रहा था कार्य, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करता है, अब तो अमेरिका आजाद हो गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका से कहाँ आ चुका था, इंग्लैंड। तो सब लोग यही चाहते थे कि भारत अब कौन जाए और किसको भेजा जाए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा जाए। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जाने से मना कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता हमें इंडिया तभी जाना है जब हमको सेनापति की पावर दीजिए, अर्थात हमें गवर्नर जनरल तो बनाओ बंगाल का, साथ में सेनापति की भी पावर दो। ठीक है। अच्छा अभी तक क्या था, सेनापति की पावर अभी दी नहीं गई थी, पर कॉर्नवालिस कहता हम जाएंगे तो भी जब आप हमारी कंडीशन मानो। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को क्या दिया गया, सेनापति की भी शक्ति दी। और इसी के द्वारा बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था,
लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके द्वारा बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लिख लीजिए 1786 का अधिनियम। देखिए इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्ति दी गई तथा गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है, ऐसा भी अधिकार दिया गया। तथा गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है, ऐसी भी शक्ति दी गई। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसा बनने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अब हेड डालें। ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1793 का चार्टर एक्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए इधर इसमें क्या था, कंपनी का जो एकाधिकार था, एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अच्छा ये भी कहा गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं, चाहे वह इंग्लैंड में हो या भारत में हो, उनको जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे वे कहाँ से दिए जाएंगे? भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो भारत में हो या कहाँ हो, भारत व इंग्लैंड में, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक बात तो और कही गई जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय क्षेत्र के लिए लिखित विधियों का श्री गणेश किसी अधिनियम से हुआ। नोट करें, स्टार लगा कर आराम से देखिए, भारतीय क्षेत्र के लिए लिखित विधियों का श्री गणेश किसी अधिनियम से हुआ। भारतीय क्षेत्र के लिए लिखित विधियों का श्री गणेश किसी अधिनियम से हुआ। ठीक है, अब समझो इधर 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा कंपनी का जो एकाधिकार है उसे बढ़ाया गया। कब के लिए? 20 वर्षों के लिए। ठीक है। अच्छा तो कंपनी के कर्मचारी चाहे वो भारत में हो व इंग्लैंड में हो, उन्हें जो वेतन भत्ता दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है। और एग्जाम में ये जब पेपर कठिन होगा तब पूछा जाएगा। विदेंद्र तुमसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, लिखित विधियों का जो श्री गणेश है ना, वो किस अधिनियम से होता है? 1793 के चार्टर एक्ट से होता है। अब समझो इधर अब तुमने अगर अपना फोन रिचार्ज करा लिया 1 साल के लिए, तो तुम अगली बार रिचार्ज कब कराओगे? जब वैलिडिटी समाप्त होगी। तो बिल्कुल वही हाल यहाँ पर हुआ। पता है 20 साल के लिए एक्ट आया था, इधर 20 साल के लिए एक्ट आया था, तो अगला एक्ट कब आएगा? 1813। देखिए चार्टर एक्ट 1813। आप ये सब भारत ये भारत व इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया के कर्मचारी जो होंगे उनको जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। हाँ भैया,
हाँ हाँ हाँ, बहुत बताते हैं। सुनो इधर इधर लेजिस्लेटिव एक्ट में क्या किया गया, लिखित विधियों का, जैसे लिखित विधियां बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई? ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाई गई। और यहाँ पर भारतीय क्षेत्र के लिए लिखित विधियां अब अपने क्षेत्र के लिए लिखित विधियों का श्रीगणेश किया गया। वहां इंग्लैंड के द्वारा बनाई गई थी, यहाँ खुद के द्वारा बनाई जाने लगी। ठीक है, लिखा 1813 का चार्टर एक्ट। क्या बरसात हो रही है? देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम। देखिए इधर, अच्छा ये चार्टर अधिनियम जो 1813 का है, एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न इससे बनते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। पहली बात, जैसे 1893 का जो था उसमें कंपनी का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया था? 20 वर्ष के लिए। इसमें भी 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अच्छा दूसरी बात क्या थी, जो एकाधिकार था, ठीक है, चीन व चाय को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। समझिए इधर, चीन व चाय को छोड़कर के जो एकाधिकार था ना, वो समाप्त कर दिया गया। अब भारत में एकाधिकार क्या हो गया? अब एकाधिकार समाप्त हो गया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हरदोई में जैसे किसी कपड़े बेचने के का अधिकार है, तो एक व्यक्ति जब कपड़ा बेचेगा तो रेट जैसा चाहेगा वो वैसा डिसाइड करेगा, और सब बेचने लगेंगे। जब एकाधिकार समाप्त हो जाएगा तो सब बेचेंगे, तो क्या हो जाएगा कि वो चीज भारत में उसका केंद्र बिंदु बन जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम में एक प्रश्न आया, भारत सूती कपड़े का बाजार कब बन गया? ठीक है, 1813। देखिए अगला पॉइंट लिखिए इसमें, देखिए जहां पर कंपनी शासन करती है वहां के लोगों के लिए शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इधर समझिए जरा, इधर जहां पर कंपनी शासन कर रही है वहां पर शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितना खर्च किया जाएगा? 1 लाख रुपए। अच्छा हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था थी, इधर प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी, प्राचीन समय में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में दी जाती थी, ठीक है। जो गुरुकुल होते थे वो प्रकृति के पुनीत प्रांगण में होते थे। इधर क्यों परेशान हो? जो गुरुकुल होते थे, गुरुकुल पहली बात नगर से दूर होते थे, और गुरुकुल जो थे प्रकृति के पुनीत प्रांगण में होते थे। जैसे आजकल शिक्षा व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण है, भाई शिक्षा व्यवस्था है उस पर किसका नियंत्रण है? राज्य का। जैसा सरकार चाहती वैसी शिक्षा व्यवस्था है, परंतु वहां ऐसा नहीं था। गुरुकुल का सर्वे सर्वा कौन होता था? गुरु। गुरुकुल का सर्वे सर्वा कौन होता था? गुरु। और क्या पढ़ाना है, पाठ्यक्रम क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब का सब निर्धारण करने वाला कौन था? गुरु, ठीक है। तो हमारे देश में शिक्षा के लिए अगर प्राचीन समय के लिए देखें, विश्वविद्यालय भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, वल्लभी विश्वविद्यालय था, ठीक है। ये सब हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था थी। परंतु जब मध्यकाल का दौर रहा, उसके बाद जब आधुनिक काल में अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों के समय शिक्षा व्यवस्था की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से शुरुआत पहली बात कही जाती है?
ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 के है। अच्छा, जो अंग्रेजों का सिस्टम था, जो आज का आपका सिस्टम है ना, वो देन किसकी है? अंग्रेजों की देन है। ठीक है, पहले हमारे यहाँ जो मन आता था, जैसे लेखन सामग्री थी नहीं, तो जो शिक्षक चाहता था, जैसे तुमने पढ़ाया, कहानी सुनाई, आपने सुन ली, अगले दिन दूसरा टीचर आया, उसने हाँ बताओ वो क्या हुआ था, आपने बता दिया तो ठीक है, आप ज़्यादा बता रहे तो आप भी क्या हो गए? गुरु। ठीक है, तो ये सब व्यवस्थाएं थी हमारे यहाँ। ठीक है, एक सिस्टम जैसे नहीं, प्राथमिक है, पूर्व प्राथमिक है, जूनियर है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, ऐसा सिस्टम हमें बाद में देखने को मिला। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। पर हमारे यहाँ जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। उस समय जो डेवलपमेंट था, विश्वविद्यालय थे, जो मैंने बताया, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये अपने में महत्वपूर्ण थे। जैसे आजकल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय वगैरह नाम सुना है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, पूरे विश्व से लोग आते थे भारत पढ़ने के लिए। ठीक है, कि चलो हमें भी एडमिशन लेना है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जहां पर कंपनी शासन करती है, वहां पर कंपनी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। किस लिए? पता, भारतीयों को शिक्षा देने के लिए। शिक्षा काहे की दी जाएगी? साहित्य है, ठीक है, साहित्य की शिक्षा दी जाएगी, विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, भाषा की शिक्षा दी जाएगी। साहित्य और विज्ञान और भाषा की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये बात कही गई। अगला पॉइंट लिखें, ईसाई मिशनरी भारत आ सकते हैं। ईसाई मिशनरी भारत आ सकते हैं। अच्छा, इससे पहले जो थे, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने से रोका गया था। ईसाई मिशनरी पहले शुरुआत में क्या आते थे, जैसे आए शुरुआत में, तो उन्होंने क्या किया, सर के बाल मुड़वा लिए, ठीक है, भगवा वस्त्र धारण कर लिया और बाइबल ले ली हाथ में, कहा ये आपका जो है ऋग्वेद है, ये आपका ऋग्वेद लेकर के आए, आप धर्म परिवर्तन करिए तो हम आपको शिक्षा देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार वो अंग्रेज ईसाई मिशनरी आते थे, अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो ईसाई मिशनरियों को रोका गया और फिर बाद में ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, अरे दिक्कत हो रही है, इधर बैठ जाओ साइड में, पीछे चेयर है। हाँ देखिए इधर, ईसाई मिशनरियों जब भारत आने लगे तो उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। और ये प्रचार वो सबसे पहले भी कर रहे थे, परंतु उस समय रोका गया था कि भाई ऐसा है, आप धर्म परिवर्तन ना कराएं। पर यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे उन्होंने व्यापक स्तर पर धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट नोट करें, देखिए इसी समय भारत विदेशी कपड़ों का बाजार बन गया। विदेशी कपड़े का बाजार बन गया। ठीक है, अगला नोट करें, सम्राट की स्वीकृति से गवर्नर जनरल, सम्राट की स्वीकृति से गवर्नर जनरल सेनापति की नियुक्ति कर सकता है। सम्राट की जो स्वीकृति लेकर के गवर्नर जनरल जो है वो सेनापति की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, नोट करें, देखिए स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं
करारोपण का भी कार्य करेंगी। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं करारोपण का कार्य कर सकती है, करारोपण का कार्य कर सकती है। मतलब स्थानीय सुशासन को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया, स्थानीय सुशासन को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अगला नोट करें, लिखिए चार्टर, बस लास्ट वाला थोड़ा लिखिए, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। लिखे कंपनी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, देखिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा। अच्छा, अभी तक उनका क्षेत्र बंगाल ही था ना, अब उन्होंने कह दिया नहीं, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो कहाँ का गवर्नर जनरल होगा, भारत का। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना फिर, भारत का लॉर्ड विलियम बेटिंग। समझिए इधर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अच्छा, ये लॉर्ड विलियम बेटिंग वही है, पता है इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1829 में। अच्छा, ठगी प्रथा पर लगाया था, कब लगाया था, 1830 में। अच्छा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था किसके कहने से, राजा राम मोहन राय के आग्रह से। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने क्या गुजरा, राजा राम मोहन राय की भाभी का वो सॉरी भैया जी का निधन हो गया था, तो भाभी जी को जो है सती किया जा रहा था, तो राजा राम मोहन राय ने विरोध किया, फिर आगे चल करके उन्होंने विरोध किया, लॉर्ड विलियम बेटिंग से बताया कि ऐसा करिए ना, ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाइए। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अच्छा, यही पर पूछा जाए, इधर देखो, इधर अगर तुमसे कहा जाए बंबई व मद्रास, मद्रास में सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगा, तो वो बंबई व मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा, हाँ इधर बताइए। नहीं पता है, ठीक है, हाँ कोई बोल रहा है, सही बोल रहा है। 1830 कब लगा, 1830। अच्छा, सती प्रथा का अंतिम मामला पता है राजस्थान से आता है, कब आता है, 1985 में। सती प्रथा का अंतिम मामला 1985 में राजस्थान से आता है। ठीक है, नोट कर लिया। इधर अभी तक 1813 के आज्ञा पत्र में कहा गया था कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। अब कितना कहा गया, शिक्षा पर प्रति वर्ष 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है ना।